गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ज्वलंत मुद्दे पर, और ये मुद्दा है 130वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसे सरकार ने 2-4 दिन पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था। संविधान विधेयक 2025 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025। इस बिल के साथ साथ सरकार दो और भी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस की। हम लोग इस बिल पर डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि इसके अंतर्गत हम लोग कौन कौन से फेसेट्स को आज क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो फेसेट नंबर 1 के अंतर्गत हम लोग ये डिस्कस करेंगे आज कि सरकार इस बिल को क्यों लेकर आई है। इस बिल को लाने के पीछे सरकार का मोटो क्या रहा, कारण क्या है, रीजन क्या है। तो कारण रीजन फेसेट नंबर 2 के अंतर्गत यानी प्रोविजन ऑफ प्रोविजंस ऑफ बिल, फेसेट नंबर 2 के अंतर्गत हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट जो 3 बिल इंट्रोड्यूस किए लोकसभा में, उसके प्रोविजंस क्या हैं। और तीसरे फेसेट के अंतर्गत हम लोग इस बिल के ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस करेंगे। आखिर इस बिल को लाने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है, किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सरकार ये बिल को लेकर आई है। और चौथे फेसेट के अंतर्गत हम लोग आगे की राह के अंतर्गत ये देखेंगे कि आने वाले समय में इस बिल की क्या पोजीशन होगी, क्या स्थिति होगी। तो ये 4 फेसेट्स हो गए। अब हम लोग क्रम से इन फेसेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फेसेट नंबर 1, कारण हम लोग पहले देखते हैं। आखिर ये बिल सरकार क्यों लेकर आई। तो आप लोग जानते हो कि कुछ समय पहले एक राज्य के, एक प्रांत के, केंद्र शासित प्रदेश के प्रांत के चीफ मिनिस्टर, उसके मुखिया पद पर रहते हुए लंबी अवधि तक जेल में रहे। और
का दावा था कि मैं जेल में रहकर ही सरकार चलाऊंगा। यानी उन पर एक गंभीर मामलों में केस दर्ज हुआ था और उसके तहत हमारी जो जांच एजेंसियां थीं वह उनको जेल भेजी। उन्होंने न्यायालय में इसके खिलाफ बेल पिटीशन भी दायर किया था और उनकी बेल पिटीशन को हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया था। कोर्ट ने माना कि प्राइमा फेसा ये जो आरोप लगाए गए हैं इस आरोप में ये कल्प्रिट है। उसी प्रकार उन्हीं के एक मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में लंबी अवधि तक करीब 1 साल तक वे जेल में रहे। मंत्री पद पर रहते हुए वो जेल में रहे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा नहीं दिया अपने पद से और मंत्री जी ने भी अपने पद पर रहते हुए इस्तीफा नहीं दिया। ऐसी स्थिति में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस उत्पन्न हुई, संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि इस संदर्भ में हमारा संविधान जो है वह पूरी तरह से मौन है कि क्या पद पर रहते हुए किसी मंत्री को या मुख्यमंत्री को जेल भेजा जाता है, वो जेल चला जाता है और अपने पद से इस्तीफा नहीं देता है तो क्या होगा। अगर कोई सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर जेल जाता है तो उसे इमीडिएट नौकरी से, जॉब से सस्पेंड किया जाता है और टर्मिनेट भी किया जाता है। जब सरकारी सेवकों के साथ इस तरह का प्रावधान है तो फिर हमारे जनप्रतिनिधियों को यह विशेष सुविधा क्यों मिली हुई है? संविधान इस पर मौन है। संविधान में ऐसी किसी सिचुएशन की वर्णन नहीं की गई। हमारे जो फाउंडिंग फादर थे उन्होंने भी ऐसी सिचुएशन की कल्पना नहीं की थी कि एक दिन संवैधानिक नैतिकता तार तार हो जाएगी। उन्होंने ये उम्मीद नहीं किया था कि जनता की अपेक्षाओं पर, जनता के विश्वास को हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे ठेंगा दिखाएंगे। इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की स्थिति में लोगों की तरफ से, जनता की तरफ से यह मांग उठने लगी कि भाई हमारे साथ यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है, इनके लिए विशेष सुविधा क्यों। समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा भी इस प्रकार की मांग की जाने लगी कि अब सरकार को इसके संदर्भ में एक कानून लाया जाना चाहिए। कैसे यह संभव है कि जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर किसी आरोप में जेल चला जाता है तो क्या वह जेल से सरकार चला सकता है? जब उनको यह सुविधा अगर दी जाएगी तो फिर सरकारी सेवकों को यह सुविधा क्यों नहीं दी जाएगी? इसी संवैधानिक संकट को देखते हुए सरकार जो है वह इस बिल को लेकर आई है, 130वां संविधान संशोधन विधेयक को लेकर आई है। तो हमने अभी कारण देखा, रीजन देखा। अब आइए हम लोग फैसेट नंबर 2 की चर्चा करते हैं। बिलों के प्रावधान, इस बिल में क्या प्रोविजन किया गया है। प्रोविजन ऑफ बिल्स यानी के प्रावधान।
बिलों में क्या क्या प्रावधान है। तो अब यहां पर हम लोग बिल के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखो आप लोग, पहला जो बिल आया है गवर्नमेंट एक सौ तीसवां संविधान संशोधन विधेयक। दूसरा जो बिल है संशोधन विधेयक। गवर्नमेंट ऑफ यूटी एरिया अमेंडमेंट बिल 2025, यानी गवर्नमेंट ऑफ यूटी एरिया अमेंडमेंट बिल 2025 दूसरा बिल ही है। तीसरा बिल जो है वह जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। ये तीन बिल गवर्नमेंट जो है वह लोकसभा में इंट्रोड्यूस की। अब आइए ये तीनों बिलों के अंतर्गत क्या क्या प्रोविजंस है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करते हैं, पहला जो है 130वां संविधान संशोधन बिल। संविधान संशोधन
विधेयक अब यहां पर आप लोग ध्यान देना है, ये संशोधन विधेयक है और इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है कि केंद्र और राज्य, सेंटर और स्टेट के अंतर्गत, सेंटर के लेवल पर अगर हम लोग बात करें तो पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्चुअली वहां पर मेंशन नहीं किया गया, मेंशन वहां पर किया गया कि प्रधानमंत्री और मंत्री, मंत्री का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी मेंबर हो सकता है, मिनिस्टर का मतलब, यहां पर मंत्री का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी मेंबर हो सकता है। तो यहां हम लोग एप्रोप्रिएट, हालांकि शब्द मेंशन करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर शब्द यूज करना चाहिए। प्रधानमंत्री एंड मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री और मंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री का मतलब उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी सदस्य, और राज्यों की बात किया जाए तो चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर, मुख्यमंत्री एवं मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्री। ये बिल कहता है कि केंद्र के स्तर पर अगर प्रधानमंत्री या मंत्री, कोई भी मंत्री, मंत्री का मतलब यहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी सदस्य हो सकता है, और राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स, यानी मुख्यमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी मेंबर्स अगर किसी ऐसे अपराध में जिसमें कम से कम 5 साल, किसी ऐसे अपराध में, ऐसे अपराध में 5 साल, 5 years एंड एबोव, 5 साल या इससे ऊपर की सजा का प्रावधान हो, इस अपराध के तहत वे 30 दिनों तक, 30 दिनों तक जेल, 30 दिनों तक जेल में रहते हैं। यानी केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी मेंबर्स, कोई भी मंत्री, और राज्यों की बात किया जाए तो मुख्यमंत्री और कोई भी मंत्री अगर किसी ऐसे अपराध में जिसमें कम से कम सजा का जो प्रावधान हो वह 5 साल या उससे ऊपर, कितनी सजा, 5 साल या उससे ऊपर की सजा का प्रावधान हो, और उसमें वह 30 दिनों तक जेल में हो, 30 दिन तक जेल में हो, इसी बीच कोर्ट के द्वारा उनको जमानत नहीं दी गई हो, कोर्ट के द्वारा उनकी बेल पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया हो, बेल ग्रांट नहीं किया गया हो, और वे 30 दिनों से लगातार जेल में हैं, तो वैसी स्थिति में 31वां दिन उनका पद स्वतः मुक्त हो जाएगा, द पोस्ट विल बिकम वैकेंट।
यानी वो स्वतः पद मुक्त मान लिया जाएगा 31वां दिन। हमेशा मैंने ये ध्यान रखना है कि अगर प्रधानमंत्री हैं तो 31वां दिन पद मुक्त हो जाएंगे, उनको एज ए पीएम के रूप में कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर मुख्यमंत्री हैं तो उनको चीफ मिनिस्टर के रूप में कंसीडर नहीं किया जाएगा। और अगर मंत्री हैं तो वैसी सिचुएशन में प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को रिकमेंड करेंगे और मुख्यमंत्री राज्यपाल को रिकमेंड करेंगे कि आप इनको टर्मिनेट कर दें, आप इनको बर्खास्त कर दें। तो इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी मंत्री इंक्लूडेड प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स अगर कोई ऐसा अपराध कर रहे हैं जिसमें कम से कम सजा का प्रावधान आपको 5 साल या उससे ऊपर का प्रावधान हो और वे 30 दिनों से लगातार जेल में है, इसी बीच 30 दिनों के भीतर अगर कोई भी किसी भी कोर्ट के द्वारा उनको कोई जमानत नहीं मिलती है, बेल उनका जो पिटिशन है वो रिजेक्ट हो जा रहा है, बेल किसी भी न्यायालय के द्वारा उनकी बेल को ग्रांट नहीं किया जा रहा है, तो 31वें दिन यह मान लिया जाएगा कि वे पद मुक्त हो जाएंगे। हाँ, इसमें एक्सेप्शंस भी है कि अगर 30 दिनों के भीतर अगर किसी भी कोर्ट के द्वारा उनकी बेल पिटिशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उनको जमानत दे दी जाती है, तो वैसी सिचुएशन में वे पद को कंटिन्यू करेंगे, पद को कंटिन्यू करेंगे। 30 दिनों के भीतर अगर बेल ग्रांट हो जा रहा है, उनको जमानत मिल जाती है, पहला एक्सेप्शन। और दूसरा एक्सेप्शन क्या है? दूसरा एक्सेप्शन क्या है कि अगर 30 दिनों के बाद 31 दिन में अगर 31वां दिन तो पद मुक्त हो जाएंगे वे, उसके बाद भी अगर मान लीजिए कुछ दिनों के बाद 40 दिनों के बाद या 32वें दिन या 33वें दिन ही या 40 दिन या 50 दिन के बाद जब भी उनके बेल पिटिशन को न्यायालय कोर्ट जो है एक्सेप्ट करती है, उनको जमानत मिल जाता है, जेल से फ्री होने के बाद अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल चाहेंगे तो उनको दोबारा उस पद पर नियुक्त किया जा सकता है, दोबारा उस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। उनकी पार्टी या कोलिशन अगर चाहती है कि नहीं इन्हीं को दोबारा पद दिया जाए, या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चाहते हैं कि नहीं उसी व्यक्ति को दोबारा मंत्री बनाया जाए, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल कंसर्न व्यक्ति को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या मंत्री के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। तो ये 2 अपवाद हैं। क्या अपवाद हो गया? एक्सेप्शंस। तीस दिनों के भीतर जमानत मिल जाए। पहला यानी जेल से वो फ्री हो जाए, और दूसरा जेल से रिहा होने के बाद दोबारा पद प्राप्त कर सकते हैं। दोबारा पद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 2 एक्सेप्शंस हो गया पहले बिल के। अब यहां मुद्दा यह है, चूंकि ये संशोधन अमेंडमेंट बिल है, तो आखिर कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के किन प्रावधानों में कौन से अनुच्छेद में संशोधन किया जाएगा, संविधान में कहां पर संशोधन किया जाएगा? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस अगर केंद्र की बात किया जाए तो प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग कहां पर मेंशन किया गया, कौन से आर्टिकल में?
तो आर्टिकल 75 का क्लॉज 5 में मेंशन किया गया है। और आर्टिकल 75 का क्लॉज 5 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए भी वह मैक्सिमम 6 महीने तक वह मंत्री के पद को होल्ड कर सकता है, मंत्री के पद पर रह सकता है। उसके लिए नेसेसरी यह है कि 6 महीने के भीतर वह किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना अनिवार्य है। अगर 6 महीने के भीतर वह किसी हाउस का मेंबर नहीं बनता है तो 6 महीने की समाप्ति पर वह पद मुक्त माना जाएगा। ये आर्टिकल 75 के क्लॉज 5 में ये वर्णन किया गया है। अब यहां पर आप लोग देखो कि अमेंडमेंट किया गया है। अमेंडमेंट करना है इस बिल के माध्यम से, 130वें संविधान संशोधन बिल के माध्यम से इस आर्टिकल में अमेंडमेंट करना है, संशोधन कर एक नया आर्टिकल उसमें जोड़ना है, एक नया क्लॉज जोड़ना है, तो यहां पर क्या जोड़ा जाएगा, ऐड किया जाएगा, क्या जोड़ा जाएगा, नया क्लॉज जोड़ा जाएगा। और वह क्लॉज क्या हो गया, 75 का क्लॉज 5 क्लॉज सब क्लॉज ए जोड़ा जाएगा। हमेशा देखिए 75 क्लॉज 5 पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट कर रहा है और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के माध्यम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐड ऑन किया जाएगा, नया क्लॉज 8 सेंटर के लेवल पर। तो क्या हो जाएगा, जब ये बिल पास हो जाएगा, बिल ये एक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसमें ये जो सब क्लॉज है वह ऐड ऑन हो जाएगा सेंटर के लेवल पर। और अगर स्टेट के लेवल पर हम लोग बात करेंगे, स्टेट के लेवल पर, तो स्टेट के लिए कौन सा आर्टिकल मेंशन करता है, आर्टिकल 164 का क्लॉज 4, आर्टिकल 164 का क्लॉज 4। अब इस अमेंडमेंट बिल के माध्यम से इसमें भी ऐड किया जाएगा, वह क्या ऐड होगा, एक नया क्लॉज 8, नया क्लॉज ए ऐड होगा, क्लियर, ए ऐड किया जाएगा। तो वह क्या बन जाएगा, आर्टिकल 164 क्लॉज 4 सब क्लॉज 8, ये स्थिति होगी। आर्टिकल 75 में भी नया क्लॉज क्या जोड़ा जाएगा, 8, तो वह क्या इसका स्टेटस हो जाएगा, आर्टिकल 75 क्लॉज 5 सब क्लॉज 8। फिर इसी प्रकार ये भी हो गया, ये सब क्लॉज जोड़ा जाएगा, तो क्या स्टेटस हो जाएगा, आर्टिकल 164 क्लॉज 4 सब क्लॉज 8। तो ये सेंटर के लेवल पर हो गया और ये स्टेट के लेवल पर, क्लियर। अब आइए आप लोग सेकंड बिल के रिगार्डिंग, ये आपको जो 130वां संविधान संशोधन बिल है वह हमेशा ध्यान रखना है, सेंटर के साथ साथ सारे स्टेट्स, 28 स्टेट्स के लिए यह अप्लीकेबल होगा। अब दूसरा आइए, दूसरा बिल क्या है, गवर्नमेंट ऑफ यूटी एरिया अमेंडमेंट बिल 2025। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ यूटी एरिया अमेंडमेंट बिल 2025, ये यूटी के लिए है। आप जानते हो कि 3 यूटी
में स्टेट लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का इंक्लूडेड सीएम प्रोविजन किया गया है। और कौन कौन से है? दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो आप ये जो है यूटी एरिया, ये दिल्ली के लिए रिगार्डिंग है और जम्मू कश्मीर की चर्चा हो ही रही है। जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग भी इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। एक बचा पौंडीचेरी, क्योंकि वहां भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और स्टेट लेजिस्लेचर का प्रोविजन किया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले वाला जो अमेंडमेंट बिल है वह वहां भी अप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब आइए गवर्नमेंट ऑफ यूटी एरिया अमेंडमेंट बिल। यह दिल्ली के लिए अप्लीकेबल है, दिल्ली के लिए अप्लीकेबल है। और आप लोग जानते हो कि दिल्ली के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजन किया गया है, स्पेशल प्रोविजन किया गया है। और वह स्पेशल प्रोविजन किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि दिल्ली को स्पेशल जो प्रोविजंस दिया गया है वह 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देते हुए उसको क्या कहा गया? एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और उसको इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिल्ली को स्टेटहुड का स्टेटस नहीं दिया गया, बल्कि उसको यूटी के रूप में ही स्टेटस रखा गया। लेकिन उसको कुछ विशेष सुविधाएं दी गई और इसी विशेष सुविधा के तहत दिल्ली को एनसीआर नाम दिया गया। और चूंकि स्पेशल उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी गई, विशेष अधिकार दिया गया, स्पेशल स्टेटस दिया गया। और इस स्पेशल स्टेटस को संविधान की अगर बात किया जाए, ठीक, तो 2 आर्टिकल संविधान में 2 अनुच्छेद जोड़े गए। पहला आर्टिकल 239 239(8) हमेशा ध्यान रखिएगा। यूटी की अगर बात किया जाए, यूटी की बात किया जाए तो हमारे संविधान में आर्टिकल 239 से 241 जो प्रोविजन है वह यूटी के रिगार्डिंग है। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हमारे संविधान में जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 239 से लेकर 241 तक। पांडिचेरी के लिए आर्टिकल 239(a) जो रखा गया अलग से संविधान संशोधन के द्वारा। पांडिचेरी में भी जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और स्टेट लेजिस्लेचर का प्रोविजन किया गया तो अलग से संविधान संशोधन करके पांडिचेरी के लिए नया प्रोविजन किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया क्लॉज जोड़ा गया, वह क्या है? ए है। आर्टिकल 239(a) पांडिचेरी को मेंशन करता है। और दिल्ली की बात हम कर रहे हैं तो दिल्ली के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देते हुए संविधान में 2 नए आर्टिकल ऐड ऑन किए गए। पहला आर्टिकल 239(a) और दूसरा आर्टिकल 239(a)(b). ये दोनों आर्टिकल दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देते हैं। ठीक, क्योंकि हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग हम लोग क्लास में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, तो यहां पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग केवल गवर्नमेंट ऑफ यूटी एरिया अमेंडमेंट बिल 2025 के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आओ आप लोग कि दिल्ली जो है, दिल्ली में भी आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो यहां भी वही प्रोविजंस है जो पहले बिल के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया।
अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी ऐसे अपराध में जिसमें कम से कम 5 साल या उससे ऊपर की सजा का प्रावधान है, अगर वह जेल जाता है और 30 दिनों तक लगातार जेल में रहता है, तो 31वां दिन उस स्वतः पद मुक्त हो जाएगा, स्वतः पद मुक्त हो जाएगा। अगर 30 दिन के भीतर अगर उसको बेल मिल जाती है तो फिर वह पद पर कंटिन्यू करेगा, लेकिन 31वां दिन अगर 30 दिन के भीतर बेल नहीं मिलता है तो 31वां दिन स्वतः पद मुक्त हो जाएंगे। पहला चीज। दूसरा चीज कि 31 दिन के बाद अगर कभी भी वह जेल से फ्री होते हैं, यानी उनकी बेल मिल जाती है, तो उसके बाद उनकी पार्टी अगर चाहेगी, ठीक, तो राज्यपाल, उपराज्यपाल उनको पुनः उस पद पर अपॉइंट कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। तो ये जो प्रोविजन है वह फर्स्ट जो बिल हमने देखा वही प्रोविजंस यहां भी एप्लीकेबल है। अब चूंकि अमेंडमेंट किया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो दिल्ली गवर्नमेंट की यानी दिल्ली की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के टेन्योर को मेंशन कर रहा है, उसी में अमेंडमेंट किया जा रहा है, ठीक। तो वह आर्टिकल है आर्टिकल 239, आर्टिकल 239 ए का क्लॉज 4, आर्टिकल 4 नहीं है, 5 है। आर्टिकल 239 ए क्लॉज 5 जो दिल्ली की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के टेन्योर को मेंशन करता है। अब यहां पर अमेंडमेंट करना है तो क्या अमेंडमेंट किया जाएगा? आर्टिकल 239 ए क्लॉज 5 है, इसमें क्या जोड़ा जाएगा, ऐड किया जाएगा, तो फिर यहां भी एक सब क्लॉज ए ऐड किया जाएगा। जब सब क्लॉज ए ऐड कर दिया जाएगा तो फिर इसका स्टेटस क्या हो जाएगा, क्या स्टेटस होगा? आर्टिकल 239 ए क्लॉज 5 सब क्लॉज 8, सब क्लॉज 8। तो ये यूटी दिल्ली के रिगार्डिंग है बिल का प्रोविजन। अब आओ आप लोग तीसरा हम लोग देखेंगे बिल, और वह क्या है? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। ये बिल आप लोग को पता होगा कि जम्मू कश्मीर को पहले स्टेटहुड का स्टेटस था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को सरकार ने जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग एक बिल लेकर आई, और वह बिल क्या था? जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। क्या बिल लेकर आई थी? 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन 5 अगस्त 2019 को बिल के रूप में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 19 बिल 5 अगस्त 2019 को बिल पेश किया गया, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल
बाद में राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति के परमिशन मिलने के बाद वह एक्ट के रूप में कन्वर्ट हुआ। तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इस एक्ट के अंतर्गत, इस एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड का स्टेटस वापस ले लिया गया और जम्मू कश्मीर को का डिवीजन दो भाग में कर दिया गया। दो भाग में डिवीजन करते हुए दो अलग अलग स्टेट बनाए गए और उनके स्टेटस क्या रखे गए? यूटी के रूप में। पहला जम्मू एंड कश्मीर स्टेट और दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर या लद्दाख दोनों को यूटी का स्टेटस दिया गया, ठीक। लेकिन इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ही जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग प्रोविजन था कि जम्मू कश्मीर में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और प्लस जम्मू कश्मीर की अपनी एक स्टेट लेजिस्लेचर होगी। क्लियर? जम्मू कश्मीर की अपनी एक स्टेट लेजिस्लेचर होगी। जो प्रावधान पांडिचेरी के लिए अप्लीकेबल होगा वही सेम प्रावधान जम्मू कश्मीर के लिए भी वहां के स्टेट लेजिस्लेचर या अन्य के लिए लागू होगा। अब यहां पर भी चूंकि जम्मू कश्मीर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की चर्चा है और स्टेट लेजिस्लेचर की भी चर्चा है, तो यहां भी इस बात का, इस रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल में यह प्रावधान किया गया है कि अगर जम्मू कश्मीर के कोई भी मंत्री या इंक्लूडेड चीफ मिनिस्टर अगर किसी ऐसे अपराध में जहां 5 साल या उससे ऊपर की सजा का प्रावधान है जेल जाते हैं और कम से कम 30 दिनों तक जेल में रहते हैं, इसी बीच उनको बेल नहीं मिलती है, बेल उनका ग्रांट नहीं होता है, तो 31वां दिन वे पद मुक्त हो जाएंगे, पद मुक्त हो जाएंगे। एक्सेप्शन भी है, तो जो एक्सेप्शंस हमने ये जो दो एक्सेप्शन देखा, यह जो अपवाद है वह अपवाद यहां भी लागू होगा गवर्नमेंट ऑफ यूटी एरिया अमेंडमेंट बिल, प्लस वही एक्सेप्शन यहां भी लागू होगा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2025। यानी जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री अगर 30 दिनों या मंत्री अगर 30 दिनों के भीतर उसको बेल मिल जाती है तो वह अपने पद को कंटिन्यू करेगा, या 31 दिन के बाद कभी भी वह जेल से अगर फ्री होता है तो उसकी पार्टी अगर चाहेगी तो राज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल उसको दोबारा उस पद पर नियुक्त कर सकते हैं। पार्टी अगर चाहे कि वही व्यक्ति मुख्यमंत्री बने तो उपराज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर मुख्यमंत्री कोई जेल से बाहर आ रहा है तो अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि नहीं यही व्यक्ति दोबारा मंत्री बनना चाहिए तो राज्यपाल को रिकमेंड करेंगे और राज्यपाल फिर उस व्यक्ति को दोबारा मंत्री के पद पर अपॉइंट करेंगे। तो ये इस बिल के प्रोविजंस हुए। अब आओ आप लोग, अब हम लोग डिस्कस करेंगे फेसेट, ये तीसरा फेसेट, उद्देश्य, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बिल्स, यानी इन जो तीनों बिल पेश किए गए इसके पीछे, पेश करने के पीछे उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव, तीसरा फेसेट हम लोग देखेंगे। तीसरा फेसेट ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, यानी इन बिल के उद्देश्य क्या है। तो सरकार बिल को पेश करते वक्त सरकार ने कहा है कि हमारे फाउंडिंग फादर ने राजनीति में जिस ईमानदारी नैतिकता, सूचिता, चौथा व्यक्तिगत या
दलगत हितों से ऊपर उठकर जन कल्याण को प्राथमिकता। यानी कि हमारे फाउंडिंग फादर ने संविधान के फ्रेमिंग के दरमियान उन्होंने जिस ईमानदारी की अपेक्षा की थी, नैतिकता की अपेक्षा की थी, सुचिता की अपेक्षा की थी, पारदर्शिता, राजनीति में पारदर्शिता की अपेक्षा की थी, और साथ साथ उन्होंने यह उम्मीद की थी कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि होंगे व्यक्तिगत या दलगत हितों से ऊपर उठकर वह जन कल्याण को प्राथमिकता देंगे, जनता की अपेक्षाओं पर, जनता की उम्मीदों पर, उनकी कसौटी को पर खरा उतरेंगे। इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम यह सरकार यह जो बिल लेकर आई है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के आचरण को देखते हुए धीरे धीरे जनता का हमारी राजनीतिक व्यवस्था से विश्वास उठने लगा था। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगी थी। वे ऐसा सोचते थे कि ये जो जनप्रतिनिधि हमारी अपेक्षाओं या हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं, वे जन कल्याण की तुलना में व्यक्तिगत हितों को या दलगत हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। इन्हीं सब स्थितियों को देखते हुए सरकार जो है वह राजनीति में ईमानदारी को प्राथमिकता देने के लिए, राजनीति नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए, राजनीति में सुचिता स्थापित करने के लिए, पारदर्शी व्यवस्था बनाने को लेकर, और साथ साथ हमारे जो जनप्रतिनिधि है वह व्यक्तिगत या दलगत हितों से ऊपर उठकर जन कल्याण को प्राथमिकता दे, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार यह बिल लेकर आई है। अब आगे की राह क्या है? चौथा फेसेट, आगे की राह संभावना क्या है? तो आप लोग जानते हो कि मानसून सेशन इस बृहस्पतिवार को समाप्त हो चुका है, सत्रावसान हो चुका है संसद का। उसके पहले इस विधेयक को किसको रिकमेंड कर दिया गया है? जेपीसी को, यानी जेपीसी को रिकमेंड कर दिया गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, संयुक्त संसदीय समिति को यह रिकमेंड कर दिया गया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इज एड हॉक कमेटी ऑफ आवर पार्लियामेंट। दिस इज फॉर्मुलेटेड बाय द स्पीकर। यह जो समिति होती है स्पीकर के द्वारा इसका गठन किया जाता है। अस्थायी समिति होती है, किसी खास विशेष उद्देश्यों को पूरा करने को लेकर इस समिति का गठन होता है, और समिति उन विषयों पर जिसके लिए इसका फॉर्मेशन हुआ है वह ऑब्जेक्टिव जब पूरा हो जाता है तो वह समिति जो है डिसॉल्व हो जाती है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं, इसी कारण इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कहा जाता है। अब ये जो तीनों जो बिल है वह जेपीसी को सौंप दी गई है। ठीक, अब ये उम्मीद की जा रही है कि अगला जो विंटर सेशन होगा नवंबर दिसंबर में, उसके पहले या विंटर सेशन में जेपीसी अपनी रिपोर्ट लोकसभा को, स्पीकर को हैंड ओवर कर दे। ठीक, अब जैसा जेपीसी की रिपोर्ट होगी उसके बाद आगे हमारी संसद क्या करती है, सरकार क्या करती है, यह भविष्य की बात है। तो अभी तक मैं उम्मीद क्लियर है ना सब कुछ? कोई डाउट? एवरीथिंग इज ओके? तो ये हमने बिल के प्रोविजंस देखे, फिर आगे की राह भी हमने देखी। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने इस बिल
जो पेश हुआ था उसके रिगार्डिंग 4 फेसेट हमने कवर किया। पहला फेसेट कारण रीजन, दूसरा प्रोविजन बिल के प्रावधान, तीसरा ऑब्जेक्टिव, इस बिल के ऑब्जेक्टिव क्या है, और चौथा आगे की राह। तो उम्मीद क्लियर सब कुछ। चलिए, थैंक यू।